हेलो, कैसे हो सारे? तो आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं। वो वीडियो में आपको लास्ट में मैं आंसर्स के साथ में बताऊंगी कि आप जब आंसर प्रेजेंट करते हो तो आपको प्रेजेंट कैसे करना है आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो करिकुलम दो तरह का होता है, हिडन और फॉर्मल। हिडन को हम अंडरमाइन या ऑफिशियल करिकुलम और लेटेंट या अनस्टडीड करिकुलम भी कहते हैं, और जो फॉर्मल है वो स्टडीड करिकुलम होता है। आपके क्वेश्चन पेपर में इनमें से किसी भी नाम से आपको करिकुलम के बारे में लिखने को आ जाएगा। और बेशक आप हिडन करिकुलम करके गए हो पर आपको लेटेंट का मतलब ही नहीं पता, तो वहाँ पे आपका फुस हो जाएगा सब। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले करिकुलम होता क्या है। करिकुलम सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमको बच्चों को करानी होती हैं, और एक पर्टिकुलर एजुकेशनल एम के साथ होती हैं कि हमको इस थीम पर इतना फोकस करना है। तो इसीलिए हम बच्चों को यही एक्टिविटीज़ कराएंगे ताकि बच्चों को उस चीज़ के बारे में इतना ज्ञान हो जाए। ठीक है। जिन बातों पे हमें ध्यान रखना होता है वो होता है कि हम बच्चों को क्या कंटेंट दे रहे हैं, और उससे बच्चों को कितनी नॉलेज मिल रही है, और उस चीज़ की वजह से बच्चों में जो स्किल्स हैं वो क्या क्या डेवलप हो रहे हैं, और बच्चे अपने आप कौन सी एक्टिविटीज़ को कर पा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को बाइंड करके करिकुलम बनाया जाता है। अगर तुम लोगों से ये भी नहीं याद हो रहा है तो बहुत ही आसान वाली जो डेफिनेशन है वो है, करिकुलम रेफर्स टू द लेसन्स एंड एकेडमिक कंटेंट टॉट इन स्कूल। करिकुलम वही है जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, और जो भी आपका एकेडमिक सिलेबस है वो सारा का सारा करिकुलम कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हिडन करिकुलम क्या होता है। हिडन करिकुलम एक, जो डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप समझोगे तो ये एक अनरिटन, अनऑफिशियल और मोस्टली अनइंटेंडेड लेसन, वैल्यूज़ या पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो कि आप बच्चों को देना नहीं चाहते, और या फिर अनइंटेंशनली या इंटेंशनली बच्चों के पास में पहुंच जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम हिडन करिकुलम के अंदर में इंक्लूड करते हैं। ये सब बच्चे जो स्कूल में याद कर लेते हैं, बच्चों का मतलब टीचर्स को पता भी नहीं होता, और बच्चे उस हैबिट को अपना लेते हैं, उसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जो हिडन करिकुलम है वो इंटेंशनल नहीं होता है। और अगर जैसे कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, ये पॉलिटिकल, कल्चरल, सोसाइटल और करिकुलर एस्पेक्ट्स में बच्चे इसको अपना लेते हैं। और इट वाज फिलिप डब्ल्यू जैक्सन जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था कि ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इसको हिडन करिकुलम कहते हैं, पर हम हिडन क्यों कहते हैं इसको, इसमें छुपा हुआ क्या है? तो इसको हिडन करिकुलम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि जब हम इसको ले बच्चे इसको अपना रहे होते हैं, या फिर टीचर्स इसको अनइंटेंशनली दे रहे होते हैं, तो ना लर्नर को पता होता है और ना ही जो गिवर है उसको पता होता है। इसीलिए ये अनएक्नॉलेज्ड होता है या फिर अनइंटेंशनल होता है, और इसीलिए इसको हम अनरिटन कहते हैं, क्योंकि ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। ये आपको कभी भी कहीं पे भी अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ को अपना रहा है, मैं आगे एग्जांपल दूंगी, वो हिडन करिकुलम के अंदर आ जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हिडन करिकुलम काम कैसे करता है। फर्स्ट पॉइंट है रियलिज्म ओवर आइडियलिज्म। आइडियलिज्म हमारा फॉर्मल करिकुलम में आता है, जिसमें कि हम जैसे बुक्स में लिखा होता है कि हम क्लास में नैतिक बातें करते हैं, क्लास में हम अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हिडन करिकुलम में रियलिज्म आ जाता है, क्योंकि मोस्टली 80 से 90% बच्चे जो अब्यूजेस वगैरह हैं वो स्कूल्स में जाके ही शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट है वॉइस ऑफ अथॉरिटी होती है वो सुपीरियर होती है और वैल्यूड होती है। इसका मतलब ये है कि हिडन करिकुलम ऐसा होता है कि जब भी कोई टीचर पसंद नहीं आता, तो उसका मतलब मोस्टली ये होता है कि आपको उन टीचर से डर लगता है। अब हमको बेसिकली वैसे ये तो ये सिखाते हैं कि हमें अपने गुरुजी का आदर करना चाहिए और सबको हमको सम्मान देना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी कर देते हैं कि हम किसी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर हम उनसे डर के पढ़ाई करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हम डरते हैं, और बाद में हम अपनी गुंडागिरी गिरी पे आते हैं, या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए हम उनसे ज़बान लड़ाते हैं। ये हिडन करिकुलम के अंदर आता है। क्योंकि मान लो जो एक बच्चा छोटा था, जब वो छोटा था वो बहुत शांत था, ठीक है। लेकिन जब वो धीरे धीरे 6 7 8 9 में जा रहा था, तब वो पढ़ाई में वीक था, तो इसीलिए उसको किसी टीचर ने थप्पड़ मार दिया, और उसकी फिर धीरे धीरे ऐसी इमेज बन गई कि ये पढ़ता नहीं है। और जब 5 6 लोगों ने उसको एक साथ इकट्ठा बोलना शुरू कर दिया, जब उसकी पीटीएम हुई, कि हर टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने उसके पेरेंट्स को यही बोला कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये गुंडागर्दी ही करता है। तो उसके बाद ना बच्चों में रिबेल वाली वो डेवलप हो जाती है फीलिंग, कि हाँ नहीं कर रहा तो मैं नहीं कर रहा, क्या कर लोगे। और ऐसे धीरे धीरे करके जब वो फिर 11 12th में आते हैं, तो यही बच्चे होते हैं जो फिर अपनी टाई नीचे करके और बालों में पानी डाल के स्पाइक्स बना के घूमते रहते हैं।
ऐसे में कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिनको पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी कि उनकी बात को कोई क्लैश करे। अगर ये मेरे साथ ही हुआ था एक बार एग्ज़ाम्पल, मतलब मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे वैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मुझे एक बारी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल्स देके पढ़ा रहे थे टीचर, और उनको मैंने एक बारी एक क्वेश्चन कर दिया। तो उन्होंने पहले 2-3 बार उसका आंसर दिया, पर मैं सैटिस्फाई नहीं हुई थी उनके आंसर से, तो मैंने उनको दोबारा क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला शट अप। और उसके बाद से मुझे ऐसा हो गया कि बस ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ना ही नहीं है, और स्पेशली इस बंदे से तो मैंने पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद मैं पूरे सेमेस्टर सोई हूँ उसके पीरियड में, और उनके मुँह पे सोई हूँ। क्योंकि मतलब जैसे कि मैंने कहा कि आप में एक रेबेल वाली फीलिंग आ जाती है कि मतलब जब पहले हम पढ़ रहे थे तो आपने हमें पढ़ने नहीं दिया, और मतलब पहली बात तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत बोर तरीके से पढ़ा रहे थे। उसके बाद जब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तो तुमने हमें खुद ही चुप करा दिया। क्यों? क्योंकि तुमको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना था। तुमको ये इंटरेस्ट नहीं है कि कोई बच्चा तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और तुम उसमें आधा घंटा लगा दो, तुमको ये इंटरेस्ट है कि तुम्हारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए मैं उस पूरे सेमेस्टर सोई थी, पर मेरे मार्क्स अच्छे आए थे क्योंकि अपने आप पढ़ाई करके भी बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, कभी-कभी जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और sarcastic हो जाते हैं कि जैसे क्यों होमवर्क करके क्यों नहीं आए? खाना तो खाना याद था ना तुम्हें? तो होमवर्क करना याद क्यों नहीं रहा? क्योंकि खाने के लिए पेट में गुड़गुड़ होती है, पर होमवर्क के लिए हाथ में खुड़-खुड़ नहीं होती ना, सीधी-सी बात होती है, पर ये किसी को समझ नहीं आता। मोस्टली ऐसे टीचर 1-2 बच्चों को ढंग से झाड़ देती है ताकि क्लास में एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हाँ, मतलब अगर इन टीचर का काम करके नहीं आओगे तो तुम्हारी ऐसी हालत होगी। जो कि तरीका गलत है, बेशक वो चीज़ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तरीका काफ़ी गलत है। पॉइंट इज़ कि जो भी जैसे स्कूल में जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल की, जैसे स्कूल फंक्शन कर रहा है, टीचर्स हैं या फिर हमारी जो बुक्स में हमको पढ़ाया जा रहा है, उनसे बहुत बार हमको जेंडर को लेके गलत हिंट मिलती है। जैसे कि मोस्टली अब तो एनसीएफ 2005 के बाद में काफ़ी बेटर हो गया चीज़ें, बट पहले मोस्टली ऐसा होता था कि हर जगह पे हिज़ लिखा होता था या ही लिखा होता था, कभी भी शी का एग्ज़ाम्पल नहीं होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले के हिसाब से तो लड़कियाँ स्कूल जाती ही नहीं थी, तो जब लड़कियाँ हैं ही नहीं तो किसी के लिए लिख के क्या करना है हमको। और उसके बाद मोस्टली अगर एग्ज़ाम्पल्स भी दे रखे होते थे बुक में, तो मोस्टली ऐसा होता था कि राम ने ये करा या फिर मोहन ने ये करा, और गर्ल्स का यूज़ वहीं पे होता था, जैसे स्पेसिफिकली जहाँ पे अगर किसी लड़की को दिखा रखा था या तो वो झाड़ू लगा रही है या फिर वो बर्तन माँज रही है। क्यों? क्योंकि उनका यही काम होता है। पहले की बुक्स में मोस्टली यही होता था। अब एनसीएफ जब से आया उसके बाद में थोड़ा-सा ये बेटर हो गया है कि अगर 2 बच्चे दिखा रखे हैं या सिर्फ़ लड़की दिखा रही है तो मोस्टली या वो खेल रही होती है या फिर वो पढ़ रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है जो ये हम सेक्स सेपरेट कर देते हैं बच्चों का, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे होता है कि ये लड़का इस लड़की के साथ नहीं बैठेगा, या फिर बॉयज़ की रो अलग बनती है, गर्ल्स की रो अलग बनती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे अगर जो बॉयज़ हैं वो अकेले वॉशरूम चले जाते हैं, बट जो गर्ल्स होती हैं वो प्रेफ़र करती हैं कि वो किसी ना एक लड़की के साथ में जाएँ या फिर वो ग्रुप में जाएँ। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स भी बच्चों को यही समझाते हैं जो फीमेल होती हैं कि बेटा आप ट्राई करना कि आप किसी को साथ में लेके जाओ, क्योंकि वो एक तरह से उसको कम्फ़र्ट देते हैं। बट यहाँ पे पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि ये कंफर्ट नहीं है, एक इनसिक्योरिटी टाइप है कि मैं कहीं पे अकेले क्यों नहीं जा सकती। मतलब स्कूल के अंदर भी अगर वॉशरूम में भी अगर आप किसी को लेके जा रहे हो, तो आप स्कूल के बाहर तो कैसे ही अकेले जाओगे। जो हिडन करिकुलम है इसमें फोकस ऑन द प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ अपना हम काम करवाना जानते हैं। जैसे जैसे जो टीचर होती हैं उनको ये फ़र्क नहीं पड़ा, अगर कोई पर्टिकुलर टीचर, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस उन्हें अपना सिलेबस फाइनल से पहले कंप्लीट कराना है। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसको कितना आता है, इसको कितना आता है, इसने ये फ़ेल होने वाला है या क्यों नहीं। जो भी उन्होंने थप्पड़-वप्पड़ मारने हैं, स्केल-वेल मारने हैं या आराम से भी बात करनी है, उनको बस अपना काम कंप्लीट चाहिए। कॉम्पिटिशन स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपस में ही जो दोस्त हैं उनमें लड़ाई हो जाती है। जैसे मार्क्स भी देख लो, अगर तुम 2 दोस्तों में एक के मार्क्स ज़्यादा आ गए और एक के मार्क्स कम आ रखे हैं, तो वो अपने दोस्त का पेपर लेके जाता है कि मैम आपने मुझे इसमें इतने मार्क्स दिए हैं पर मेरे दोस्त को ज़्यादा मार्क्स क्यों दिए, जबकि हमने सेम चीज़ें लिखी हैं। कॉम्पिटिशन्स की वजह से कुछ बच्चे क्लास में बैक्ड आउट भी महसूस करते हैं, क्योंकि टीचर सिर्फ हमेशा 3-4 बच्चों को ही लेती है जो उनकी आँखों में है कि हाँ, ये मतलब यही प्राइज़ लेके आएगा, और 4 बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के सबसे पीछे बैठ रखे होते हैं जिनको कोई पूछता ही नहीं है कभी भी। क्योंकि कभी किसी ने उनको उठ के देखा ही नहीं होता है कि इस बच्चे में भी कोई टैलेंट है या नहीं है। बट फिर यही होता है कि वो बच्चे पीछे-पीछे रह जाते हैं, पीछे-पीछे रह जाते हैं, और लास्ट में उनमें इतना ज़्यादा रिबेलियस नेचर आ जाता है या फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, जब वो 11th-12th में जाते हैं तो उसके बाद में उन्हीं बच्चों को क्लास में वो दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। क्योंकि बचपन में उनके साथ में ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो रखा होता है, इसीलिए जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो फिज़िकली टीचर के बराबर आ जाते हैं, तब वो ऐसा प्रेफ़र करते हैं कि हाँ, मतलब अब आओ ना तुम, अब मार के दिखाओ। तब टीचर्स को डर लगता है। मोस्टली जो छोटा बच्चा होता है उसको हम थप्पड़ मारने पे कभी भी ये नहीं सोचते कि ये वापस हमको थप्पड़ मारेगा, और अगर मार भी देगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा।
बट जो बड़े बच्चे होते हैं अगर उनको थप्पड़ मारो तो उनको थप्पड़ मारने से या फिर उनके मुँह लगने से ही टीचर्स प्रेफ़र करते हैं कि हम उनके मुँह ना लगें, क्योंकि उनको पता होता है कि वो इन रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा खासा उल्टा सुना सकते हैं। बट बात ये नहीं है कि कौन कितना अच्छा सुना रहा है या फिर बच्चा ये बिगड़ गया, बात ये है कि उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, वो क्यों बिगड़ा? क्योंकि कोई भी बच्चा जब बच्चे जब छोटे होते हैं सारे के सारे बहुत क्यूट होते हैं और बहुत इनोसेंट होते हैं। सब में क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा धीरे-धीरे बढ़ता है तो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, बच्चे की इनोसेंस चली जाती है और कुछ बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं और कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस बन के निकलते हैं। और इसी सब के पीछे जो हिडन करिकुलम है, उसका सबसे ज़्यादा हाथ होता है। ये सारे हिडन करिकुलम के एग्ज़ाम्पल्स हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम्पल जो आपका पेपर है उसमें शेयर करके आओगे, तो पहली बात तो बेटा स्पेस भरेगा तुम्हारा, जो तुम लिख रहे हो, ठीक है? दूसरी बात अगर जो चेकर है, अगर वो पढ़ रहे हैं आंसर्स, तो अगर आपने एक्सपीरियंस लिखा है और आप उसे अपने क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हो आंसर को, तो टीचर को भी समझ आता है कि हाँ भाई, क्योंकि ये पूछा गया है तो पहले आपने उसकी डेफिनेशन दी, उसके बाद में आपने उसका आंसर दिया और उसके बाद में अपना एग्जाम्पल देके उस चीज़ को रिलेट करा है। इसका मतलब आपको वो बात समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं कि जो हिडन करिकुलम है, अगर हम उसको पॉजिटिव वे के लिए भी इम्प्लाई करें तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या-क्या होंगे? तो सबसे पहले जो हिडन करिकुलम है वो फॉर्मल करिकुलम जितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिडन करिकुलम को हम एज़ अ टूल भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों में अच्छी बातें या उनको अच्छी चीज़ें बताने के लिए। जो हिडन करिकुलम है उसको मोस्टली क्लास में इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि सभी को अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कराने में ही फुर्सत नहीं मिलती है, प्लस टीचर्स पे भी आजकल काफ़ी बर्डन है, तो वो इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली क्या मतलब हर बार ही ऐसा होता होगा कि मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मुझे इक्के-दुक्के लेसन याद हैं, जो मुझे टीचर्स ने करवाए थे, या किसी मतलब कोई बहुत अच्छी टीचर होती है, जो बहुत अच्छे से स्टोरीज़ सुनाती है, वो याद है। उसके अलावा मोस्टली आपको यही याद रहता है कि आपको कौन-सी टीचर ने कब पीटा था और तब आपकी क्या हालत रही थी उस टाइम पे, अगर जब आप आंसर्स याद करके नहीं आए थे या फिर आप पढ़ के नहीं आए थे। एक बारी एक टीचर थी हमारी कंप्यूटर साइंस की, उन्होंने वो बहुत जल्दी-जल्दी लिखते थे और हम सब 6th में थे, तो वो तो बहुत जल्दी-जल्दी लिखते थे, पर हम तो छोटे बच्चे थे ना, तो हम तो लिख ही नहीं पाते थे। पर पता नहीं उनको ये बात पता थी या नहीं पता थी, तो कोई कर ही नहीं पाया था। बट मैं मॉनिटर थी तो मैं बच गई थी, पर बाकी सारे बच्चों को अच्छा खासा स्केल पड़ा था। तो फिर बच्चों को समझ आ गया था कि बाय हुक और बाय क्रुक आपको गंदी राइटिंग लिखो जाना है, पर आपको तेज लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये हिडन करिकुलम है। और टीचर और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हिडन करिकुलम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कुछ बच्चों को हम ऐसा कहते हैं कि जो ये फर्स्ट डेस्क पे बैठते हैं, ये बस जो टीचर बोल रही है वही करेंगे, और मैम हम आपके लिए पानी ले आए, मैम हम आपके लिए बोर्ड मिटा दें, मैम हम आपके लिए रजिस्टर में अटेंडेंस लिख दें, मैम हम बच्चों की कॉपी में टिक लगा दें। तो टीचर भी उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है, मतलब ये कि अब बच्चा हेल्प कर रहा है और उनके हिसाब से वो आज्ञाकारी बच्चा है। जबकि बच्चे को, ये तो वैसे टीचर को पता होता है कि बच्चों को मार्क्स चाहिए और कोई क्यों ही किसी को अपने सर पे रखेगा। और पीछे के जो बच्चे बैठ रखे होते हैं उनसे टीचर्स मोस्टली खफा ही रहती हैं, क्योंकि ना उनकी कॉपी पूरी होती है, ना वो ध्यान दे रहे होते हैं क्लास में कभी भी, मतलब जब टीचर कुछ भी पूछे वो अपनी दुनिया में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हिडन करिकुलम के अंदर आती हैं कि जो फर्स्ट डेस्क का बच्चा है वो किस वजह से टीचर्स पे ज़्यादा फोकस कर पा रहा है, और जो लास्ट डेस्क का बच्चा है वो किस वजह से फोकस नहीं करना चाहता है। ये सब हिडन करिकुलम का ही पार्ट होता है, जो बच्चे आगे चल के रिबेलियस बन जाते हैं या फिर मतलब सीधा टीचर से ज़बान लड़ा के बात करते हैं कि हाँ नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा या नहीं करूँगा क्यों? क्योंकि उनको किसी न किसी मोमेंट पे किसी न किसी टीचर ने झाड़ रखा होता है अच्छे से, और जो उनकी ईगो होती है, जो उनकी रिस्पेक्ट होती है, वो एकदम फ़ालूदा कर दी होती है। तो इस वजह से उसके बाद में वो ऐसा प्रेज़ेंट करते हैं अपने आप को कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से भी। अब मान लो कोई टीचर हिंदू है और क्लास में क्रिश्चियन बच्चा भी है, मुस्लिम बच्चा भी है, बट वो हिंदू ही फेस्टिवल्स को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, और क्या पता 1-2 बात इधर-उधर ही भी बोल दी गुस्से में, या फिर ऐसे ही बोल दी। तो जो बच्चा मुस्लिम है या क्रिश्चियन है उसको फ़ील तो होगा ही, बट ऑफ़ कोर्स है, और क्योंकि टीचर का बोला हुआ उतना लगेगा क्योंकि टीचर एक लहजे में बोलेगी, बट जो बच्चे आपस में बात करते हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है उस बच्चे के लिए। ये भी हिडन करिकुलम के अंदर आता है। और हिडन करिकुलम किस रेंज तक कहाँ किस स्कूल में यूज़ हो रहा है, जैसे अब जैसे एमसीडीज़ के स्कूल है वहाँ पे हिडन करिकुलम काफ़ी ज़्यादा हद तक होगा। और कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें काफ़ी चीज़ों पे फ़ोकस करा जाता है, तो वहाँ पे ये टीचर्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा इस चीज़ पे हम ज़्यादा देखेंगे कि ये उतना ज़्यादा नहीं होता है। जो हिडन करिकुलम है वो मैक्सिमम 90% होता है स्कूल्स में, और जो फॉर्मल करिकुलम है वो 10% काम करता है स्कूल्स में। अब यहाँ पे हम कि फॉर्मल करिकुलम होता क्या है? वैसे तो आप लोगों को पता ही है, फॉर्मल करिकुलम स्टडीड करिकुलम होता है, या फिर जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसको ही हम फॉर्मल करिकुलम कहते हैं। बट फिर भी एक बारी फॉर्मल करिकुलम के इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे आइडियलिज्म का मतलब है कि जैसा हमने सोचा था कि जो फॉर्मल करिकुलम है
वैसा ही क्लास में हो रहा है, वैसा ही स्कूल उसी हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है। और जितना प्रोग्रेस हमने चाहा था, मतलब हर बच्चा पढ़ रहा है, 40 के 40 ही आपस में अच्छे से पढ़ाई करके मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो सब आइडियलिज्म में आता है। इंडिविजुअल जजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टीचर है वो हर एक बच्चे को जज कर पा रही है, हर एक बच्चे के साथ में वन टू वन उनका इंटरेक्शन है। और काफ़ी अच्छे से अगर वो पूरी क्लास को समझा पा रहे हैं और एक एक बच्चे को समझा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, जो कि मोस्टली पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए सिर्फ 10% ही है क्लास में, और जो हिडन करिकुलम है वो 90% है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। ईच वन गॉट इक्वल राइट्स टू से फॉर्मल करिकुलम के हिसाब से जो हर एक बच्चा है उन सबके पास इक्वालिटी है कि हर एक बच्चे की बात टीचर सुनेगी। और नेक्स्ट पॉइंट इज जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी, वहाँ पे बच्चे को पूरा अटेंशन देगी और केयर देगी। नेक्स्ट इज इक्वालिटी होगी इन टर्म्स ऑफ जेंडर बायसनेस नहीं होगा वहाँ पे। क्लास में गर्ल्स के भी उतने एग्जाम्पल दिए जाएंगे जितने बॉयज़ के दिए जा रहे हैं, क्लास में गर्ल्स को भी उतना मौका मिलेगा जितना बॉयज़ को मिल रहा है। गर्ल्स और बॉयज़ नहीं होगा, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आएंगे सारे के सारे, मतलब आप स्पेसिफिक नहीं हो जाओगे कि जैसे अब डेस्क वगैरह उठाना, जैसे डेस्क उठाने की बारी आती है तो टीचर्स मोस्टली डेस्क उठाने के लिए बॉयज़ को ही प्रेफर करते हैं, और जो गर्ल्स होती है उनको जैसे अगर क्लास में सफाई करनी है उसके लिए, या फिर जो रजिस्टर में कवर चढ़ाना है उसके लिए। ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना कि मोस्टली कोई जो लड़का है वो भी काफ़ी क्रिएटिव है, और जो लड़की है, लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा वो होती है कैपेबिलिटी फिजिकली, मतलब बस ये होता है कि बचपन में दिखाते नहीं है, बट काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि हर लड़की आगे जाके मदर बनती है और मदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। और कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है फॉर्मल फॉर्मल करिकुलम के हिसाब से। इसमें तोतली हो रही हूँ मैं। फॉर्मल करिकुलम के हिसाब से कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, ग्रुप्स में भी और टीम्स बना के भी। और जो फोकस होता है वो प्रोसेस पे होता है, मतलब कि ये देखा जाता है कि बच्चे को जो समझ रहा है वो वहाँ पे कितनी एरर्स कर रहा है, उसकी असेसमेंट वगैरह हो रही है, वो उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, रेदर देन कि बस बच्चों को रटा के बैठा दिया। कंपेनियनशिप होती है, जो सारे बच्चे होते हैं वो सभी आपस में अच्छे दोस्त होते हैं, कोई कंपटीशन की भावना नहीं होती है। और क्रिएटिव थिंकिंग होती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, लर्निंग होती है, उस क्लास में डेमोक्रेसी होती है। ऐसा फॉर्मल करिकुलम के अंडर में होता है क्लासरूम में, जो कि सिर्फ 10% ही है, और जबकि जो हिडन करिकुलम है वो ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि सोचा तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा है कि ऐसा स्कूल है यहाँ पे सब बच्चे आएंगे सब पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, और बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिन पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हिडन करिकुलम है इसकी वजह से जो फॉर्मल करिकुलम है वो अफेक्ट कैसे होता है। जो हिडन करिकुलम की वजह से रिजल्ट आता है उसकी वजह से जो फॉर्मल करिकुलम है, सैलिड करिकुलम है, उसको कभी कभी पढ़ाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कभी कभी वो उसको हेल्प भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बच्चों को एसएसटी पढ़ा रहे हो तो एसएसटी में हम यही पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी होती है, इक्वालिटी होती है, हर एक बच्चे को बोलने का हक होता है। लेकिन क्लास में ऐसा होता ही नहीं है। क्लास में मान लो किसी दिन क्लास में अगर इंस्पेक्शन है, तो टीचर को पता होता है कि जो इंस्पेक्शन वाले लोग आएंगे वो पीछे ही बैठेंगे, तो टीचर क्या करती है, हर डेस्क में एक एक पीछे बच्चे ना अच्छा वाला बच्चा बैठा देती है जिसकी कॉपी पूरी चेकड है और उसकी कॉपी में पूरे कवर हैं। और कभी कभी तो हालत इतनी बुरी रहती है, जो बच्चे की कॉपी पूरी नहीं होती, या फिर जो बच्चा उनको पता है कि ये क्लास में थोड़ी बेइज्जती करवा सकता है, उसको बोल देते हैं कि तुम बेटा एब्सेंट ही हो जाना कल, ताकि जो टीचर का इंप्रेशन है वो खराब ना बने। इंस्पेक्शन के टाइम पे जो टीचर है वो पूछती ही उस बच्चे से है आंसर जिस बच्चे का उसको पता है कि इसके 100 में से 100 आते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ जो इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं वो तेज होते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम बताओ इसका क्या आंसर होगा, और तब कभी कभी जो टीचर्स का गेम प्लान होता है वो खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर टीचर भी ऐसे ही करती थी, पर कुछ कुछ टीचर्स थे, मज़ा बड़ा आता था जब ऐसा सीन होता था। तब वही होता था कि वैसे तो बच्चों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती थी, पर तब टीचर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रखी होती थी। और उससे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब टीचर लास्ट में बोल के जाती थी कि दिस इज़ द वर्स्ट क्लास, सबसे गंदी क्लास है, कभी नहीं आऊँगी मैं यहाँ पे, और हम सारे खुश होते थे बहुत ज़्यादा कि ये प्लान हो गया हमारा कामयाब। एक तो वो जो फिलिप डब्ल्यू वाली डेफिनेशन थी वो लिख के आना, और एक ये लिख के आना पेपर में, तो ऐसा लगेगा कि तुमने पढ़ा हुआ है। तो जॉन डुई ने इसको कोलेटरल लर्निंग कहा था, यहाँ पे ये वन नहीं, ये वंस है इसको ही। द हिडन करिकुलम वाज वंस रेफर्ड टू बाय जॉन डुई एज कोलेटरल लर्निंग। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सारी हम जो लर्निंग स्कूल में ले रहे हैं वो एज अ रिजल्ट हमको मिलती है ऑफ एक्शंस बाय स्कूल पर्सनल्स एंड स्टूडेंट्स। जो भी हम क्लास में सब सीखते हैं वो हमारे जो साथ में बच्चे हैं और जो स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उन सभी चीज़ों का नतीजा होता है।
जैसे कि जो कुछ-कुछ टीचर्स होते हैं उनके लिए आपके अंदर से अपना आप रिस्पेक्ट निकलती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनमें होती हैं, जैसे कि बच्चे की बात आराम से सुनना, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखना, कितनी भी बारी बच्चा क्वेश्चन पूछ ले उस चीज़ का आंसर करना। पर कुछ टीचर्स को देख के ही आपको किलस मचती है कि भाई यार क्यों आ गए, क्यों पीरियड हो गया? क्योंकि एक तो बच्चा उन सब्जेक्ट से बोर होता है, वो खुद ही अपने सब्जेक्ट से ऐसा लगता है वो बोर हो रखे हैं और वो बस इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अभी आधा घंटा हुआ नहीं है। तो यही सब चीज़ें होती हैं और इसी चीज़ों को जो जॉन डुई थी इन्होंने कोलैटरल लर्निंग कहा था हिडन करिकुलम के लिए। और हिडन करिकुलम के अंदर ही ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होता है जो हम सीखते हैं, जो कि है हाउ टू डील विद अथॉरिटी। क्योंकि स्कूल में सभी हमसे बड़े ही होते हैं और हम हर तरह के बड़े से अपने से बड़े से डील करते हैं स्कूल में। कुछ हमको बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ हमको अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ काफ़ी लीनिएंट होते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है हिडन करिकुलम वर्सेस फॉर्मल करिकुलम। ऐसे टेबल बना के मार्क्स तुमको बहुत मस्त तरीके से मिलेंगे, क्योंकि अगर तुम वैसे उसमें दिखाओ कि तुम्हारी नॉलेज काफ़ी प्रिसाइज्ड है और तुमको आता सारा है, क्योंकि जितना तुम ऐसे टेबल वेबल बना के आओगे ना और एक दो की डेफिनेशन लगा के आओगे तो लगता है कि हाँ आप काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करा है। बस अगर तुम ऐसे ही पूरा नीले रंग से लिख के आ रहे हो ना तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते। पर अगर तुम अपने आंसर को पूरा प्रॉपर ऐसे 1 2 3 4 लाइन, जैसे अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना मैंने, इनको ना बेशक अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, इन्हीं पॉइंट्स को ना ब्लैक से लिख दो और इसके इनमें स्पेस छोड़ के ब्लू से इनको बस समझा दो, जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको इंग्लिश में लिख के आ जाओ बस। तो 3 4 पेज तो तुम्हारे इसी से भर जाएंगे, समझे? तो हिडन करिकुलम में जो इंडिविजुअल है उस पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग तरीके की चीज़ें परसीव करता है। जो फॉर्मल करिकुलम है उसके हिसाब से जो क्लास है हम एक कम्युनिटी की तरह लेके चलते हैं। हिडन करिकुलम में कंपटीशन मुंह पे खेला जाता है, जबकि फॉर्मल करिकुलम के हिसाब से कंपेनियनशिप पे चल रही होती है। हिडन करिकुलम में राइट आंसर्स को पे फोकस करा जाता है, जबकि जो फॉर्मल करिकुलम है उसमें जो पर्सनल ऑटोनॉमी है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें रोट मेमोराइजेशन होती है, इसमें इनको लगता है कि क्रिएटिव थिंकिंग आ रही है बच्चे में, इसमें ऑटोक्रेसी, इसमें डेमोक्रेसी है। बेसिकली हिडन करिकुलम ये है कि जो हो रहा है और फॉर्मल करिकुलम ये है कि जो होना चाहिए था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हिडन करिकुलम को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं क्लासरूम में। तो यहाँ पे भी आप इन दोनों लोगों का नाम लेके आ सकते हो कि जो हेनरी थे और एंथनी पीना थे 1983 में इन्होंने ये सजेस्ट करा था। जो 4 इम्प्लीकेशंस हैं, कि पहली इम्प्लीकेशन ये थी कि एलिमिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग स्टूडेंट्स। अगर आप बच्चों पे लेबल नहीं लगाओगे तो अब जैसे हम ए बी सी नॉर्मली अगर स्कूल्स में क्लास होती है, ए में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है, बी में नॉर्मल, फिर सी में सबसे कम। अगर आप बच्चों को ऐसे भेदभाव नहीं करोगे तो बच्चों में भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस ड्रॉप नहीं करेगा और वो सारे आपस में मिलजुल के पढ़ाई कर लेंगे। नेक्स्ट इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, स्पेशली अवॉइडिंग यूजिंग ग्रेड्स एज ए डिसिप्लिनिंग टूल। जब आप बच्चों को रिवॉर्ड्स देते हो तो वो रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं, और मोस्टली अगर डिसिप्लिन के लिए आप बच्चों को मार्क्स दे रहे हो तो डिसिप्लिन मोस्टली क्लासेस में हमेशा यही देखा जाता है। हिडन करिकुलम में अगर देखो तो डिसिप्लिन का ये मतलब है कि बच्चा अपनी सीट से हिलेगा नहीं और ना ही अपने मुंह से आवाज़ निकालेगा। जबकि फॉर्मल करिकुलम के हिसाब से डिसिप्लिन ये होता है कि बच्चा एक्टिव लर्निंग करेगा और क्लास में बात करेगा। जो टॉक है, टॉक को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्लास में। लेकिन डिसिप्लिन अगर हिडन करिकुलम के हिसाब से देखो तो उसमें बच्चा बस यही है कि वो बैठा हुआ चुपचाप अपना काम करेगा सारा का सारा। इसके बाद है कि हमको ऐसी इफ़ेक्टिव वेज़ यूज़ करने चाहिए जो ट्रेडिशनल और मैनिपुलेटिव रोल ऑफ टीचर को ख़त्म कर पाए, और जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ किसी एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए क्लास में जो 40 बच्चे हैं वो 40 के 40 अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। तो उनको उसी चीज़ को ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज़ यूजिंग इट इन पॉजिटिव मैनर। कैसे कर सकते हो? डिसीजन मेकिंग स्किल्स में जब आप डिसीजन ले रहे हो बच्चों के साथ में, उसमें आप हिडन करिकुलम को ध्यान में रख सकते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को लेफ्ट आउट महसूस हो। पार्टिसिपेशन स्किल्स में जब बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आपको मतलब जो सिर्फ 2 बच्चे क्लास में आप उन्हीं को हमेशा हर चीज़ के आगे कर रहे हो। क्या पता जो बच्चा सबसे लास्ट से बैठा है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। और रूल मेकिंग, जब आप कोई भी रूल बना रहे हो तो ऐसा ध्यान रखो कि ये रूल हर बच्चे के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि कभी-कभी क्लास में जो स्पेशली एबल्ड बच्चे बैठे हुए हैं, वो कभी-कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते कुछ-कुछ गेम्स में। तो आप ऐसी कोशिश कीजिए जो आप रूल्स बना रहे हैं वो उनके लिए भी वैलिड हो और वो बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। जो वोटिंग है वो इक्वालिटी की तरफ प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। वोटिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की पार्शियलिटी हो रही है। मोस्टली क्लासेस में ऐसा होता है स्कूल्स में कि जो बच्चे की तरफ कुछ-कुछ
बच्चों की तरफ में टीचर्स काफ़ी पार्शियल होते हैं और कुछ-कुछ बच्चों के लिए सिर्फ़ उनके मुँह से उल्टे बातें ही निकल रही होती हैं। तो अब ये तुम्हारा हिडन करिकुलम, फॉर्मल या स्टडीड करिकुलम हो गया ख़त्म। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। Explicate your understanding of hidden curriculum, drawing upon your school internship experience, elucidate the ways in which the hidden curriculum prevails in the classroom. अब यहाँ पे तुम सबसे पहले ये बताओगे कि हिडन करिकुलम होता क्या है, प्रॉपर्ली ब्लैक पेन से लिख के, और उसके बाद में तुम एक दो बंदों की डेफिनेशंस लिखोगे कि फिलिप डब्ल्यू ने क्या कहा था, जॉन डुई ने क्या कहा था, और हिडन करिकुलम को हम हिडन करिकुलम क्यों कहते हैं। उसके बाद तुम ये बताओगे कि हिडन करिकुलम क्लास को अफेक्ट कैसे करता है और जो फॉर्मल करिकुलम है उसको ये डाउन कैसे करता है। और उसके बाद में आप अपनी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लिखोगे, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे इंटर्नशिप में आपने क्या देखा, जैसे कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनको एकदम सेपरेट बिठाते हैं, और कुछ भी ऐसा लिखो जैसे कि जो आपके साथ में मतलब बट ऑफ कोर्स हुआ हो, जैसे अगर कोई मुस्लिम बच्चा बैठा हुआ था तो उसके साथ में जो क्लास टीचर थी वो ढंग से बिहेव नहीं कर रही थी। ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस को आप अपने इन डेफिनेशन से रिलेट करके लिखो। और उसके बाद में हिडन करिकुलम और फॉर्मल करिकुलम के बीच में आप डिफरेंस भी बता सकते हो कि इस वजह से ये हो रहा था और इस वजह से ये नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू अंडरस्टैंड हिडन करिकुलम। सबसे पहले आप इसमें आप करिकुलम से भी शुरुआत कर सकते हो कि करिकुलम क्या होता है, और करिकुलम के अंदर जो बांटा है ये हिडन करिकुलम और फॉर्मल करिकुलम ये क्या होता है। जो करिकुलम की मैंने डेफिनेशन ऊपर लिखवाई थी और उसके 5-6 पॉइंट लिखवाए थे, आप वो लिखो। उसके बाद लिखो आप हिडन करिकुलम फॉर्मल करिकुलम 2 टाइप का होता है। फिर आप हिडन करिकुलम पे आओ कि हिडन करिकुलम किसको कहते हैं, जो अनरिटन अनऑफिशियल जो भी मैंने बताया था वो सब, और एक दो बंदों की डेफिनेशंस दो। उसके बाद हिडन करिकुलम कैसे होता है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, और अपने एक दो एग्जांपल लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव 2 इंस्टेंसेस ऑफ हिडन करिकुलम दैट यू एनकाउंटर्ड इन स्कूल। ये वही जो आपके इंटर्नशिप के एग्जांपल हैं, फिर स्कूल में जब भी आप थे तब आपने जो भी एग्जांपल एनकाउंटर करे वो। लास्ट इज व्हाट रीजन अंडरलाइज द प्रेजेंस ऑफ दीज इंस्टेंसेस। उसके बाद ये यही पूछना है कि किस वजह से ये सब होना चाहिए था। तो बेसिकली ये हिडन करिकुलम के बारे में बताना है आपको कि हिडन करिकुलम ने कैसे खेल खेला। तो जहाँ पे मैंने पॉइंट बता रखा था कि हाउ डज हिडन करिकुलम वर्क्स, वो वाले सारे के सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। और फॉर्मल करिकुलम क्यों नहीं कर पाता है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर ओपिनियन हाउ डज द अनस्टडीड लेटेंट करिकुलम ऑपरेट्स अलोंगसाइड विद द स्टडीड करिकुलम। अब अगर देखो यहाँ पे ना टीचर खेल गया, अगर इसने ना हिडन करिकुलम ने लिखा और ना ही इसने फॉर्मल करिकुलम लिखा, इसीलिए मैंने आपको बाकी सारे के सारे वो बताए थे जो भी उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो फिर वो कह रहा है सब्सटैंशिएट योर सेंस विद एग्जांपल्स ऑफ योर स्कूल इंटर्नशिप। सेम ही बात बोली गई सबने अपने हिसाब से। वो पहले बताओ कि जो स्टडीड करिकुलम है वो हिडन करिकुलम के साथ में कैसे साथ साथ चलता है। तो जितना भी मैंने बताया ना तुम इसमें सारा पेल के आ सकते हो। मतलब इसमें मुझे लगभग, अगर आप पॉइंट्स भी लिख के आओगे ना तो आपको फिर भी पॉइंट मतलब इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर तुमको अच्छे खासे पॉइंट्स चाहिए तो इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आ जाना। मतलब जैसे तुम्हारे पास अगर 16 पन्ने हैं, मैंने पहले भी तुमको बात बताई है, पहले से ही डिवाइड कर लिया करो पेजेस। 16 पन्ने तुमको भर के आने एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये बहुत प्यार से 15 से 20 मार्क्स के चाहिए ही होते हैं हमको आंसर्स। 16 पेज भरे, 16 में डिसाइड कर लो। 3 में तुमको उसके बारे में भरना है, 3 में तुमको ये भरना है कि बी पार्ट में क्या बोल रहा है, 3 में तुमको ये भरना है कि एंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, और बाकी पार्ट में बेशक तुमको अपने एक्सपीरियंसेस पेलने हैं। एक्सपीरियंसेस तुम बहुत प्यार से पेल सकते हैं, क्योंकि हमको अपने सारे इसमें मतलब जो भी हम बीएलएड में पढ़ाई कर रहे हैं ना वो सारी हमारी एक्सपीरियंस रिलेटेड ही है। उसके बाद आप उनको ब्लैक पेन से लिखो और बस लास्ट में एक्सप्लेन कर दो। अगर आप लोगों की थोड़ी सी मदद हो पाई इस वीडियो को देख के तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों को ये शेयर कर दो ताकि उनके भी थोड़े से मार्क्स आ जाएं। ठीक है, बाय बाय।